नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया पड़ोसी कंट्रीज़ हैं, बिल्कुल नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। और पहले ये एक ही कंट्री थे, बाद में पार्टीशन हुआ, दो अलग अलग कंट्रीज़ बन गए। और आज के टाइम में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की अगर आप इकोनॉमिक पोजीशन देखें तो बिल्कुल अलग अलग दिखाई देती है। अब फोटो में देख ही सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया में जो लीडरशिप है, जो गवर्नमेंट है, उनका फोकस होता है कि हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स इकट्ठे करें, हथियार इकट्ठे करें युद्ध करने के लिए। हाँ, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़ा बॉम्ब बनाएं, बड़े से बड़ी मिसाइल हम रखें, शिप हो हमारे पास, ऐसे ऐसे इनका फोकस इस बात पे रहता है। और यही कारण है कि नॉर्थ कोरिया की जो पॉपुलेशन है वो कुछ ज़्यादा उनका फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब अ, गरीबी है कंट्री में, और कंट्री को बहुत मिसमैनेजमेंट भी दिखाई पड़ता है नॉर्थ कोरिया में। दूसरी तरफ साउथ कोरिया को देखें, नीचे देखिए यहाँ पर, साउथ कोरिया को देखें तो यहाँ पर बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इस कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बिल्कुल डिफरेंट है नॉर्थ कोरिया वाले से। ये भी लोग वेपन्स करते हैं, क्योंकि वेपन्स इकट्ठा नहीं करेंगे तो नॉर्थ कोरिया वाले लोग इन पे अटैक कर देंगे, तो अपने आप को डिफेंड कैसे कर पाएंगे ये लोग। लेकिन इनका फोकस इस बात पर भी है कि कंट्री में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अच्छी बने, लोगों का फ़ायदा हो, लोगों की ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले उन लोगों को, और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी कंट्री में रहे। तो अलग अलग कंट्रीज अलग अलग ढंग से डिसाइड करते हैं अपनी इकोनॉमिक जर्नी। ये टॉपिक जो आज हम पढ़ रहे हैं इसी बारे में है। वेलकम टू इकोनॉमिक्स ज्ञान विद सुधीर मित्तल। और आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आपके, देखिए, इसी बारे में है। इसमें एक पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं। Unlike the previous topics, this topic focuses upon economy and not upon economics. हमने जो अभी तक पढ़ा था 1.2 में और 1.1 में, वो था इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, आपके सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जो ये वाला टॉपिक है 1.3, ये इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी की हिंदी होती है अर्थव्यवस्था, जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमी ऑफ इंडिया। हर कंट्री का, पूरी दुनिया में इतने सारे कंट्रीज है ना, अराउंड 195 कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में। हर कंट्री अपनी इकोनॉमी को अलग 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 ढंग से चलाने के लिए बिल्कुल फ्री है। वो जो वहाँ की लीडरशिप है, जो उस कंट्री की गवर्नमेंट है, वो उनको फुल फ्रीडम होती है कि अपनी कंट्री की इकोनॉमी को कैसे चलाएं, किस तरह के डिसीजंस लें, किस तरह का वो अपनी इकोनॉमी को शेप दें। लोगों का भला करना है कि हथियार इकट्ठे करने, जैसे भी हमने डिस्कस किया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के जैसे। तो ऐसे डिसीजंस लेने के लिए हर कंट्री अपने अपने आप में बिल्कुल फ्री है। तो यही वो कारण है कि हर कंट्री का शेप, इकोनॉमिक शेप आज के टाइम में अलग अलग दिखाई देता है। और यही कारण है कि हम ये टॉपिक आज पढ़ रहे हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में, इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग कैसे देखते हैं कि अलग अलग इकोनॉमिक डिसीजंस अलग अलग टाइप की इकोनॉमीज़ में कैसे लिए जाते हैं। करेक्ट। तो हमारा इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक नंबर 1.3 चैप्टर 1 आप चल ही रहा, आपको मालूम ही है। ये हमारी टॉपिक्स की लिस्ट है इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 1 की। और आज जो हम पढ़ेंगे उसका जो ऑफिशियल नाम है वो ये है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ एन इकोनॉमी। दो छोटे छोटे टॉपिक हैं इसी के अंदर। आप ऐसा मत समझना कि ये दोनों जो टॉपिक हैं वो एक ही चीज़ के दो नाम है, ऐसा नहीं है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी ये एक और छोटा सा टॉपिक है इसमें। फिर से वही वाली स्लाइड आ गई ये बताने के लिए कि इस टॉपिक में आप कभी कंफ्यूज ना हो। दो अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपस में इंटरचेंज नहीं करना है आपको, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। आपसे पूछा जाए कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती हैं, तो इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो अलग है, बजाय इसके कि आप इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम बताइए। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको बताया था इससे पिछली वाली क्लास में कि जहाँ पर इकोनॉमिक वर्ड है उसका अलग सॉल्यूशन है, जहाँ पे इकोनॉमी वर्ड है उसका अलग सॉल्यूशन है। तो जहाँ पर इकोनॉमिक वर्ड है वहाँ का सॉल्यूशन क्या है, आपकी स्क्रीन के सामने देखिए। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स, लिमिटेड और स्कार्स रिसोर्सेज, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तीन चीज़ें हैं, ये एक सॉन्ग की तरह, एक गाने की तरह आपको याद हो जाना चाहिए। जैसे पूछे कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों अराइज होती हैं, तो ये तीन बातें, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अगर दूसरा क्वेश्चन आए कि आप किसी भी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की सेंट्रल प्रॉब्लम्स बताइए,
किस किस तरह की प्रॉब्लम्स उस इकोनॉमी को से सोल्व करनी पड़ती हैं, तो वहाँ पे ये इसका जो आंसर है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे भी 3 बातें हैं, वो कौन कौन सी हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इन दोनों ही टॉपिक्स में, दोनों ही क्वेश्चंस में आपको बहुत केयरफुल रहना है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि इसका आंसर उसमें लिखा है, उसका आंसर इसमें लिखा है, तो फिर गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये आज का टॉपिक का नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। पहले इसको डिस्कस करेंगे हम, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को बाद में करेंगे, पहले सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। चलिए इससे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, देर आर फेमस 3 काइंड्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स फॉर एनी इकोनॉमी। 3 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो उस इकोनॉमी में वहाँ के लीडरशिप या वहाँ की गवर्नमेंट को सोल्व करनी पड़ती हैं। कौन कौन सी हैं देखिए। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। देखिए इकोनॉमी में या इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए 2 मेजर बातें हमेशा डिस्कस होंगी, या तो प्रोडक्शन होगी या कंजम्पशन होगी। कंजम्पशन तभी पॉसिबल है जब प्रोडक्शन होगी। जब फैक्ट्री में सामान बनेगा ही नहीं तो आपके घर पर आने तक, आपके घर आने तक वो कंज्यूम कैसे होगा। तो पहले प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये 3 प्रॉब्लम्स सोल्व करनी पड़ती हैं इकोनॉमिस्ट को किसी भी इकोनॉमी में। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एक चौथा और पॉइंट आया कि ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर 3 काइंड्स लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे हम 4 बातें बता रहे हैं। ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट क्यों? इसलिए जब ये क्वेश्चन आज से करीब 80 साल पहले डिस्कस किया था, इकोनॉमी जो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे बड़े बड़े स्कॉलर्स या पढ़ाते थे, तो उन्होंने 3 प्रॉब्लम ही बताई थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। लेकिन इन 80 ईयर्स में बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम बहुत क्रिएट हो गई है, पॉल्यूशन जैसे आप समझते हैं। और ये भी है कि अगर आप सारा चीज़ें आज ही खर्च कर लोगे तो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कैसे मिलेगी वो चीज़ें, है ना। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो इकोनॉमी है, उसमें फिर एक फोर्थ वाले पॉइंट का भी हमारा यहाँ पे डाल दिया गया कि ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज बढ़ने चाहिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन आपको जस्ट ये बता दूं कि ये 3 पॉइंट तो सभी स्टूडेंट्स लिख के आएंगे एग्जाम में। मान लो एक क्वेश्चन आ जाना, और आता ही है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता ही है कि आप सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी बताइए, तो ये 3 पॉइंट तो लिख के ही आएंगे सब लोग। अगर आप ये फोर्थ वाला भी लिखा है तो यू विल बी कंसिडर्ड एज स्मार्टर देन अदर्स। आपको ज़्यादा मार्क्स भी मिलेंगे एंड टीचर विल आल्सो अप्रिशिएट यू। तो आप ये छोटा सा पॉइंट याद कर लो, लिखा ना उसमें, क्या लगता है? 3 पॉइंट तो आप याद ही करोगे, चौथा वाला पॉइंट याद कर लो। आपको लगेगा सर ये तो बड़ा लंबा है, बड़ा लंबा सा सेंटेंस है, क्या है ये? ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको समझाऊंगा ना, तब आपको पकड़ में आ जाएगा ये, यू विल कैच इट वेरी इजीली। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला जो हम जो डिस्कस कर रहे हैं, मतलब मेन इसका मेन हेडिंग क्या है? हम डिस्कस कर रहे हैं किसी भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक डिसीजंस कौन कौन से लिए जाते हैं। तो पहला डिसीजन जो लिया जाएगा वो होगा व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। इसके अंदर केवल 2 बातें आपको गाने की तरह रट लेनी है। कैसे? देखिए, टाइप एंड क्वांटिटी। ये छोटा सा पैरट आया आपके सामने, क्या बोल रहा है कि लर्न इट लाइक ए पैरट, है ना, एक तोते की तरह इसको रट लो। अगर जब भी डिस्कशन हो कि व्हाट टू प्रोड्यूस, तो इसके अंदर क्या लिखना है, तो अपनी इमेजिनेशन से लिखने की बजाय अच्छा है कि आप ये जो यहाँ पे लिखा है वो लिखें, टाइप एंड क्वांटिटी। इसमें 2 बातें हम डिस्कस करेंगे, बहुत छोटी छोटी सी। नंबर 1 देखिए, व्हाट टाइप ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, किस तरह के गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए, ये पहला इकोनॉमिक डिसीजन है। तो यहाँ पे बहुत सारी चॉइस होती हैं। जो पॉलिसी मेकर होते हैं, कंट्री के लीडर्स होते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या गवर्नमेंट है, तो इनको डिसीजन लेना होता है कि हम लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग एसेंशियल गुड्स बनाएं या फिर लग्जरी गुड बनाएं। एसेंशियल गुड्स जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है वो बनाएं, या लग्जरी गुड्स बनाएं। हम दोनों क्यों नहीं बना सकते? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम एसेंशियल भी बना दें खूब सारे, और हम लग्जरी गुड्स भी बना दें खूब सारे, ये कैसे, ये क्यों नहीं पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज कम हैं, और हमको चूज़ करना है कि क्या करने से हमको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसलिए हमको चूज़ करना पड़ता है, या तो एसेंशियल गुड्स बनाओ या फिर लग्जरी गुड्स बनाओ। दूसरा देखिए, कंज्यूमर गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स। या हम कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जो आप अपने घरों में यूज़ करते हैं, है ना, फूड हो गया,
आपकी चीज़ें होंगी, वाइट गुड्स हो गए, जैसे एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, ये भी कंज्यूमर गुड्स हैं। और जैसे आप क्लोथ्स हैं, ये भी कंज्यूमर गुड्स हैं। सर्विसेज हैं, आपके घर में आने वाला इलेक्ट्रिसिटी, पानी है जैसे, और जैसे आपके घर में आने वाला इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल का डेटा, ये सब क्या है, सब आपके कंज्यूमर गुड्स हैं। तो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें? कैपिटल गुड्स में क्या आता है, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब आते हैं बड़े बड़े, है ना। तो कैपिटल गुड्स में ये आता है। तो इन दोनों में से क्या चूज़ करें कि हमें ज़्यादा फायदा हो? तो वो कौन डिसाइड करेगा? कंट्री की गवर्नमेंट या कंट्री के जो लीडरशिप है वो डिसाइड करेगा। मैं ये बार बार गवर्नमेंट और लीडरशिप दो अलग अलग वर्ड क्यों बोल रहा हूँ पता है ना? सभी कंट्रीज में इंडिया की तरह डेमोक्रेसी नहीं है। कई कंट्रीज में ऑटोक्रेसी है, वहाँ पे तानाशाही है, वहाँ पे किंग होता है, या वहाँ पे किंग के जैसा कुछ ऐसा होता है। तो वो अपने हिसाब से काम करता है। तो अगर किंग का केस है तो मैं बात कर रहा हूँ लीडरशिप, और अगर डेमोक्रेसी है तो मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट। ये तो हो गया दूसरी बात। तीसरा देखिए, इन्फीरियर गुड्स बनाए कि क्वालिटी गुड्स बनाए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। घटिया गुड्स बनाए कि अच्छे गुड बनाए? आप कहोगे सर कोई कोई भी कंट्री घटिया गुड्स क्यों बनाएगा? तो बनाते तो हैं। चाइना से जो सस्ती वाली चीज़ें इंपोर्ट होकर इंडिया में आती हैं, कितनी मतलब कई बार क्वालिटी बड़ी इनकी ख़राब होती है ना। तो वो क्यों बना रहे हैं? उनके पास रिसोर्सेज हैं, उन्होंने क्या किया, अच्छा भी बनाया बुरा भी बनाया। जिस कंट्री को अच्छा चाहिए वहाँ पे वो वाला एक्सपोर्ट कर दिया, जिस कंट्री को खराब वाला चाहिए उसको वहाँ, जो सस्ता वाला चाहिए उसको वहाँ वो वाला एक्सपोर्ट कर दिया। तो इन्फीरियर गुड्स और क्वालिटी गुड्स में चॉइस करना भी एक इकोनॉमिक डिसीजन का पार्ट है, जो कि व्हाट टू प्रोड्यूस के अंडर आता है। और देखते हैं जनरल गुड्स वर्सेस वेपन्स। हमने देखा ना अभी पहले वाली साइड में, नॉर्थ कोरिया किसका फोकस कहाँ पर है? वेपन्स। कि वेपन्स ज़्यादा प्रोड्यूस करो, खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करो, कोई टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा तो आप वहीं से इंपोर्ट कर लो, कंट्री से बना बनाया वेपन इंपोर्ट कर लो। तो उनका फोकस है कि कंट्री का भला होना हो, जनता का भला होना हो, पर कंट्री के पास बहुत सारे वेपन्स होने चाहिए ताकि हम लोग डरा धमका सकें अपने पड़ोसी कंट्रीज़ को, स्पेशली साउथ कोरिया को, ऐसा माना जाता है। और जो साउथ कोरिया था वो क्या करता है? वो करता है कि अपने को डिफेंड करने के लिए लिमिटेड वेपन्स प्रोक्योर करता है, और बाकी जो सारी उसकी रेवेन्यू है, इनकम है गवर्नमेंट की, वो सारे वो खर्च करते हैं लोगों के वेलफेयर में। नई नई फैक्ट्रीज बनाना, नए नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, पब्लिक वेलफेयर स्कीम चलाना, अच्छे अच्छे पब्लिक प्लेसेस बनाना, इस तरह की चीज़ों में वो खर्चा करते हैं। तो कंट्री की गवर्नमेंट को या लीडरशिप को ये डिसीजन लेना होता है कि हम किस तरह के गुड्स बनाएं। ये जो आपको मैंने 4 पॉइंट बताए बच्चों, सुनो ध्यान से, अब खास बात अभी आने वाली है, आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये 4 पॉइंट बताए, हो सकता है चारों के चारों पॉइंट आपको एज इट इज़ याद ना रहें, कोई बात नहीं। इन चारों में से अगर आप एक या दो लिखाए काफ़ी है। पर अगर आपके सामने क्वेश्चन आया कि जी व्हाट टू प्रोड्यूस के बारे में बताइए, तो व्हाट टू प्रोड्यूस के बारे में बताते हुए आप दो बातें डिस्कस करोगे, जिसमें से पहला था टाइप ऑफ गुड्स, दूसरा क्या है? दूसरा है क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कितनी क्वांटिटी में बना है। इसमें क्या खास बात है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है, देखिए। टू प्रोड्यूस इनफ अप टू डिमांड, या टू मेंटेन सर्टेन लेवल ऑफ शॉर्टेज ऑफ गुड्स इन द मार्केट। जितना मार्केट में डिमांड है उतना पूरा पूरा गुड्स बना दें, या फिर जानबूझ के थोड़ी शॉर्टेज मेंटेन करके चलें ताकि महंगा बिके। तो ये डिसीजन भी कंट्री में जो इकोनॉमी चलाने वाले लोग हैं, गवर्नमेंट या लीडरशिप, ये डिसीजन उनको लेने पड़ते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि कितना बनाएं। तो अलग अलग कंट्री अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। कोई तो कहेगा जी कि पूरी डिमांड मीट कर लो आप, जितना कंट्री में डिमांड है उस सबको आप बना दो, लोगों को आप डिप्राइव क्यों रखो, वंचित क्यों रखो चीज़ों से, जितना उनको ज़रूरत है। अगर उनकी पेइंग कैपेसिटी है तो आप बना के आप भी बेच दो उनको। लेकिन कुछ कंट्री होते हैं वो कहते हैं नहीं जी, हम तो लिमिटेड ही बनाएंगे, ज़्यादा बनाएंगे नहीं हम। कई कारण होते हैं, ऐसा नहीं किसी की जिद होती है, ऐसा कुछ है। भाई किसी के पास मान लीजिए रिसोर्सेज ही कम है। अब किसी के पास मान लो ऐसा है कि एल्यूमिनियम के जो माइंस होती हैं वो बहुत कम माइंस हैं उनके पास, मतलब उनकी जो कंट्री का जो एरिया है उसमें जो एल्यूमिनियम की जो माइंस हैं, बॉक्साइट वगैरह की, तो वो बहुत कम है। तो वो अब थोड़ा थोड़ा ही बनाएंगे, ज़्यादा बना नहीं सकते वो, उनको महंगा बेचना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे डिपेंड करता है कि वो कौन से टाइप का गुड़ बनाए और कितनी क्वांटिटी में गुड़ बनाए। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? व्हाट टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, मैं इससे पहले की बटन दबा के आपके सामने लाऊं। पहला था, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, आई एम रिकैप्चरिंग, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमी।
किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। पहला क्या था? व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर क्या थे? दो बातें, टाइप्स एंड क्वांटिटी। अब सेकंड पॉइंट हम पढ़ रहे हैं क्या? हाउ टू प्रोड्यूस। ये आ गया सेकंड पॉइंट, क्या है हमारा? हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर चीज़ों को कैसे बनाएं। तो देखिए यहाँ पे दो बातें हमको देखनी पड़ती हैं। आप ये दोनों बातें समझ जाएंगे बहुत जल्दी से, बहुत आसान है। देखिए, टेक्नोलॉजी वर्सेस मैन पावर। टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाएं चीज़ों को या लेबर को हायर करके बनाएं, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि भाई अगर आप कंपेयर करें, जैसे कोई जैसे इंडिया में ही देख लीजिए, इंडिया इज़ नॉट अ रिच कंट्री एज वेल एज वी आर नॉट अ पुअर कंट्री। अब बीच में है, मतलब ये ना ग्रोइंग स्टेज पे है। तो हमारी कंट्री में अगर आप किसी फैक्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे कुछ काम मशीनों से हो रहा होता है, कुछ काम हाथों से हो रहा होता है। और जबकि आप यूएस में जाएंगे तो सेम टाइप की फैक्ट्री में आप देखेंगे वहाँ पे मशीनों का यूज़ बहुत ज़्यादा है, हाथों का काम, मतलब मैन पावर काम बहुत कम है। तो जहाँ पे जैसा अवेलेबल है, जैसा उनकी पेइंग कैपेसिटी है, इस तरह से जैसा उनकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, उसके हिसाब से वो डिस्कस करते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस में टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है या मैन पावर यूज़ करनी है, ये डिसीजन लेना होता है कंट्री की गवर्नमेंट को। और दूसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, कैपिटल इंटेंसिव वर्सेस लेबर इंटेंसिव मेथड। पहले वाले पॉइंट का ही दूसरे ढंग से हमने बात लिख दी। भाई कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है? कैपिटल इंटेंसिव यानी कि जहाँ पे बहुत सारी कैपिटल लगाई गई हो, और लेबर इंटेंसिव जहाँ पे बहुत सारी लेबर का यूज़ किया गया हो। तो जो कैपिटल इंटेंसिव होगा दैट मीन्स टेक्नोलॉजी, और जो लेबर इंटेंसिव होगा उससे क्या होगा? मैन पावर। तो ये पहले वाले पॉइंट और दूसरे वाले पॉइंट में ज़्यादा फर्क नहीं है। आपको बस दो तरह से लिखने के लिए आप चाहते हो तो दो तरह से लिख दीजिए, आप एक भी लिख के आएंगे तो भी चलेगा। मेरे हिसाब से इन दोनों में आप एग्जाम में अगर आपको लिखना पड़े तो आप ये वाला पॉइंट लिख के आइए। ये वाला अगर आपको एक ही लिखना है तो दोनों लिखना है, दोनों लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लिखना एक ही लिखना है आपको या एक ही याद करना है आपको, तो आप क्या करेंगे? कैपिटल इंटेंसिव वर्सेस लेबर इंटेंसिव, ये डिसीजन लेने होते हैं हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर। तो नीचे वाला जो हमने लिखा है सेम बात लिखिए, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ एक बार। कैपिटल इंटेंसिव मीन्स यूजिंग मोर मशीन्स एंड लेस लेबर। ज़्यादा मशीनें यूज़ करनी है, कम लेबर यूज़ करनी है। और जो रिच कंट्रीज होते हैं वो यही करते हैं, रिच कंट्रीज ऑफन अप्लाई दिस। दूसरी तरफ लेबर इंटेंसिव मीन्स यूजिंग लेस मशीन्स एंड मोर लेबर। क्लियर है ना। पुअर कंट्रीज ऑफन अप्लाई दिस, जो थोड़े से जिनके पास रिसोर्सेज कम है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे कम हैं, और बहुत सारे लोग हैं काम करने के लिए, है ना। जैसे इंडिया में ही है, इंडिया में मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का दिक्कत कितना है, तो फिर यहाँ पे लोग बहुत है काम करने के लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट चाहेगी कि जो कंपनीज है वो जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करे, उनको मतलब मशीनें थोड़ा कम खरीद ले और लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे और तब प्रोडक्शन करे। तो हमारी कंट्री में ऐसे डिसीजन होंगे। इस बात को हम थोड़ा सा और डिटेल में आगे पढ़ेंगे अभी। तो सेकंड पॉइंट हो गया हाउ टू प्रोड्यूस, ये वाला। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, देखिए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, है ना, किस तरह के कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्शन किया जाए किसी भी कंट्री में। अब मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये जो टॉपिक है ये प्रोडक्शन के बारे में है, कंजम्पशन के बारे में नहीं है। क्यों? जब प्रोडक्शन होगा तभी तो चीज़ें बन के कंज्यूम की जाएंगी, प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो कंज्यूमशन का मतलब कैसे हुआ। तो प्रोडक्शन के बारे में। तो थर्ड पॉइंट है हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। इसमें हम दो बातें डिस्कस कर लेते हैं समझाने के लिए। टू प्रोड्यूस फॉर रिच और फॉर पुअर, अमीर के लिए बनाएं या गरीब के लिए बनाएं, दोनों में फ़र्क है। क्यों? अमीर जो होगा वो महंगा प्राइस दे सकता है, आप सेम चीज़ को बढ़िया पैकेजिंग, बढ़िया ब्रांडिंग और बढ़िया उसका एडवर्टाइजमेंट करके ना आप 2 रुपये की चीज़ को 20 रुपये का बेच सकते हो। और जो गरीब है जिसके पास पैसे नहीं है उसको 2 रुपये की चीज़ 20 रुपये का बेचना बड़ा मुश्किल है। तो वो तो 2 रुपये की चीज़ को मैक्सिमम 3-4 रुपये दे पाएगा। तो किसके लिए प्रोड्यूस करें, गरीब के लिए या अमीर के लिए, ये डिसीजन इकोनॉमिस्ट्स को लेना पड़ता है। दूसरा देखिए, टू प्रोड्यूस फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और फॉर सोशल वेलफेयर। प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए प्रोडक्शन किया जाए, या फिर लोगों का भला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए, है ना। ये डिसीजन भी लेने होते हैं। तो इन दोनों पॉइंट में से भी आपको जो अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैं चाहूँगा स्पेशली कि आप ये दोनों पॉइंट लिखें। इस वाले पॉइंट में ना फॉर होम टू प्रोड्यूस में आप दोनों ये सब पॉइंट्स लिख के आएँ कि रिच के लिए प्रोड्यूस करना है या पुअर के लिए करना है, प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए प्रोडक्शन करना है, या फिर सोसाइटी का वेलफेयर करने के लिए प्रोडक्शन करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
ये वो स्मार्ट स्टूडेंट्स वाला पॉइंट है जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था। इसको अब डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 3 पॉइंट है, 1 टू 3, ये जो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये तो हर कोई लिख के आएगा। जो स्टूडेंट ये 4th वाला भी लिखाएगा ना, ये वाला, तो वो और उससे ज़्यादा स्मार्ट कहलाएगा, ज़्यादा मार्क्स भी मिलेंगे और उसका फ़ायदा भी होगा। क्या है ये पॉइंट? ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, पहले इसको डिस्कस करते हैं। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज बढ़ने चाहिए। रिसोर्सेज क्या होते हैं, भूल गए? रिसोर्सेज क्या होते हैं बताइए? रिसोर्सेज, कुछ हिंट मिला आपको? 4 होते हैं ना, कौन कौन से? लैंड, हाँ याद आ गया, लेबर, और क्या था, एक था, क्या था, कैपिटल, और फोर्थ क्या था? एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये चारों चीज़ें बढ़नी चाहिए। आप कहोगे सर लैंड कैसे बढ़ेगी, लैंड तो लिमिटेड होती है। माना लैंड नहीं बढ़ सकती, पर लैंड से जो हम प्रोडक्टिविटी निकालते हैं, है ना, आज से 60 साल पहले 1 एकड़ के खेत में अगर मान लीजिए 500 किलो वीट पैदा होता था, आज के टाइम में वो 800 किलो होता है, 900 किलो होता है ना। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मुझे खेती का नॉलेज नहीं है तो आप ऐसा मत समझना मैं आपको बता रहा हूँ खेती में कितना प्रोड्यूस होता है। मैं तो आपको एग्जांपल बता रहा हूँ केवल। हाँ, तो हमने उसी लैंड का प्रोडक्टिविटी बढ़ा दिया, तो लैंड भी हमने एक्सपैंड कर पाए ना। तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स हमारा बढ़ना चाहिए। ऐसे ही लेबर, लेबर कैसे बढ़ेगी? लेबर में स्किल डालो, उसमें ट्रेनिंग दो, उनको उनको ज़्यादा कैपेबल बनाओ ताकि ज़्यादा अर्न कर सकें वो। तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ऐसे ही कैपिटल, ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे ये वर्ड आएगा ना इकोनॉमिक्स के अंदर, सस्टेनेबल क्या मतलब होता है इसका? छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, आप समझ जाओगे। मान लीजिए हमारे पास आयरन की माइंस होती हैं इंडिया में, हर कंट्री में होती है, हमारे पास भी हैं। तो उसमें से हम आयरन ओर निकालते हैं, उसको रिफाइन वगैरह करते हैं, तो उससे स्टील बनता है, लोहा बनता है उससे। और उस लोहे को फिर हम अलग अलग ढंग से यूज़ करते हैं ना, मतलब हर चीज़ में स्टील तो यूज़ हो ही रहा है किसी न किसी रूप में। तो मान लीजिए जो आज की हमारी जनरेशन है, वो अपने आप को ज़्यादा सेटिस्फाई करने के लिए, ज़्यादा यूटिलिटी गेन करने के लिए वो सारा आयरन और जल्दी जल्दी निकालने लगे उन माइंस से। अब वो निकालने के बाद इतना निकाल ले कि आने वाली जनरेशन्स के लिए उन माइंस में और बचे ही ना, आयरन बचे ही ना। तो वो कहाँ से अपना काम चलाएंगे फिर? वो क्या और कंट्री से इंपोर्ट करेंगे? इंपोर्ट करेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा उनको। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल का मतलब है जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे कुछ भी है, हवा, पानी, ज़मीन के अंदर से जो निकलता है, पानी में से जो निकलता है, कुछ भी है चाहे वो। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका हम इस तरह से यूज़ करें कि हमारी भी उसमें जो नीड है फुलफिल हो जाए और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बचा रहे। ऐसा कैसे होता है कि हमेशा के लिए बचा रहेगा? इसलिए होता है कि नेचर ना इन रिसोर्सेज को ऑटोमेटिकली रिक्रिएट करती रहती है। जैसे आप किसी एक बड़ी सी झील में से मान लीजिए फिशिंग करते हैं, आप फिशिंग, उसमें से आपने फिशिंग किया, फिश निकाली आपने। तो अगर आप ऐसा करेंगे कि आप कुछ बहुत बड़ी बड़ी मशीनें और बड़े बड़े बोट्स और बड़े बड़े सब टेक्नोलॉजी लगा करके सारी मछलियाँ आपने एकदम से निकाल ली, तो फिर उस लेक में या पॉन्ड में नई मछलियाँ नहीं बन पाएंगी, है ना, क्योंकि सारे निकाल दिए आपने, आप कुछ बचा ही नहीं उसमें। अब रिक्रिएशन कैसे होगा, है ना, प्रोक्रिएशन कैसे होगा? और अगर आप उसमें से इतना ही निकालें जितना आपका काम चल जाए, और जो उसमें बच गई लेक के अंदर फिशेज, वो फिर और ग्रो करें और वो प्रोक्रिएट करें, तो और वो उनका पॉपुलेशन बढ़े, फिर आपने फिर निकाल लिया थोड़ा सा, फिर वो उतना हो गया, फिर निकाल। तो ऐसे ही नेचर जो है हर तरह के नेचुरल रिसोर्स को ना रिक्रिएट करती रहती है, उसको बढ़ाती रहती है। तो अगर हम एक एक लिमिटेड स्पीड से ही उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको निकाल के कंज्यूम करेंगे, तो वो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को भी मिल पाए। ऐसे वाली बात को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेन किया मतलब उस रिसोर्स ने सस्टेन किया, वो रिसोर्स कभी खत्म नहीं हुआ, सस्टेन किया, चलता रहा वो रिसोर्स। आप समझ गए इस बात को? तो जब भी इकोनॉमिक्स में आपको ये पॉइंट आए सस्टेनेबल वाला, तो आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि हमको भी मिले और हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को भी वो नेचुरल रिसोर्स मिले। तो ये हम हो गया 4th पॉइंट। 3 पॉइंट सभी लिख के आएंगे, आप 4था पॉइंट भी लिख के आइए सारे स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम्स में अच्छे अच्छे मार्क्स मिले। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो गया हो, मान लो कुछ रह गया हो, ऐसा पॉइंट जो कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में डालिए, हम उसको आंसर करेंगे। अब ये दूसरा पहलू, इस टॉपिक के अंदर मैंने बताया था ना, 2 तरह की बातें आती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी और दूसरा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। कि अब मैंने आपको बताया था ऐसे 2 कंट्री, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ऐसे 195 कंट्रीज के अराउंड हैं वर्ल्ड में।
तो हर कंट्री की अलग अलग टाइप की इकोनॉमी है, अलग अलग तरीके से वो लोग डिसीजन लेते हैं। तो ब्रॉडली कुछ ऐसा पॉसिबल है क्या कि वो मतलब हम लोग क्लासीफाई कर दें कि यार इतने सारी कंट्रियां हैं तो सबकी इकोनॉमी को तो अलग अलग डिस्कस नहीं कर पाएंगे, पर हम कैटेगरी बना दें कि यार ये ना इंडियन कैटेगरी में फॉल करते हैं सारे कंट्रीज, छोटी सी कैटेगरी में। कैसे, देखिए, पहली कैटेगरी है, यानी कि पहला टाइप ऑफ इकोनॉमी है मार्केट इकोनॉमी। बहुत अच्छा वर्ड है ये, मार्केट इकोनॉमी। इसके दूसरे नाम भी हैं फ्री इकोनॉमी, मैं आपसे भी बताऊंगा, पहले पढ़ देता हूँ एक बार। फ्री इकोनॉमी और कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या होता है? पूंजीवाद। मार्केट इकोनॉमी क्यों कहते हैं इसको? ये पूरी तरह मार्केट पे डिपेंड करती है। मार्केट में जो हो रहा है बेस्ट हो रहा है जी। क्यों? क्योंकि मार्केट में दो लोग हैं, प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। कंज्यूमर अपना फायदा करना चाहता है, प्रोड्यूसर अपना फायदा करना चाहता है। तो इस तरह की इकोनॉमीज में जो गवर्नमेंट या लीडरशिप होती है वो क्या करती है, वो मार्केट को मार्केट के हवाले छोड़ देती है। बोले जी आप देख लो, दोनों जिसमें आप दोनों राजी हो जाओ वो काम कर लो आप। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। फ्री इकोनॉमी क्यों है? फ्री इसलिए है कि इसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता इसमें। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, गवर्नमेंट ने फ्री छोड़ रखा है मार्केट्स को। आपको जैसे चलाना है आप वैसे चलाइए, तो गवर्नमेंट ने फ्री छोड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं। और इसका एक और नाम है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। तो आपको पता ही है, जहाँ पे सब चीज़ पैसे से चल रही है ना, पैसा ही यहाँ पे मेन प्लेयर है इकोनॉमी के डिसीजन में, मनी। तो वही हमारा कैपिटलिज्म कहलाता है। तो तीन नाम है इसके, मार्केट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी और कैपिटलिज्म। और देखिए दूसरा टाइप, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या सोशलिज्म या कम्युनिज्म। अब ये थोड़ा सा आपको वर्ड थोड़े से ऐसे लगेंगे, अजीब अजीब से बड़े बड़े से वर्ड लगेंगे शायद। देखिए ऐसा नहीं है, आसान ही है। क्या? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। आप अगर इन वर्ड्स को देखेंगे ना तो आपको वैसी क्लैरिटी आ जाएगी क्या कहना चाह रहे हैं। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जहाँ पे सारे डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पे सारे डिसीजन ले रही है, वो इकोनॉमी क्या कहलाती है? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। मतलब वहाँ पर उन्होंने मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ा हुआ कि आप आपस में देख लो जी, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर क्या चाहते हो। ऐसा नहीं किया हुआ ना, गवर्नमेंट बताती है कि ये करो ये ना करो, जो गवर्नमेंट बताएगी वो होगा। मार्केट में भी और सब जगह पूरी इकोनॉमी में वो होगा जो गवर्नमेंट चाहेगी। तो यहाँ पे पहले वाले से डिफरेंट है। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज द इकोनॉमी वेयर government interferes and government keeps all the controls over the decision of the economy taken by it। और इसको हम लोग सोशलिज्म भी बोलते हैं। सोशलिज्म का मतलब हिंदी में क्या होता है? समाजवाद। सोशलिज्म भी बोलते हैं इसको। तो जहाँ पे पब्लिक वेलफेयर, समाज के कल्याण को या लोगों के भले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वहाँ पर सोशलिज्म हम ये कहते हैं इसको। एक होता है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म भी एक टर्म है जो इस तरह की इकोनॉमी को डिफाइन करता है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को। इसके हम एग्जांपल बताएंगे आपको। कम्युनिज्म का बस आप ये समझ लीजिए सोशलिज्म के जैसा ही है, थोड़ा सा फर्क है। अभी आगे डिस्कस करेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। थर्ड टाइप क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमी का टाइप चलता है ना, वो ये चलता है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें क्या है, जो पहले वाले दो थे ना, इनका मिक्सचर है। मतलब कुछ फीचर्स पहले के ले लिए, कुछ फीचर्स सेकंड वाले के ले लिए, और सारी पॉलिसीज ऐसे डिज़ाइन करके बना दी, लगा दी, अप्लाई कर दी कंट्री में। तो वो जो इकोनॉमी कहलाएगी वो मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाएगी। आगे देखते हैं। तीन टाइप की इकोनॉमी। अब यहाँ तक हमने क्या सीखा? इकोनॉमी का बेसिकली तीन टाइप की कैटेगरी है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। Be it any country in the world, it will fall in either of these three types of the economies। क्या मतलब हुआ कि 195 के आसपास कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, तो किसी भी कंट्री को आप देखिए वो इन तीनों में से किसी एक में फॉल करेगा पक्का। अब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं जी मार्केट इकोनॉमी क्या होती है। जो पहला वाला टाइप था ना मार्केट इकोनॉमी, वो क्या होती है, ये पहला वाला बात हम अब पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्केट इकोनॉमी। नंबर 1, इसको हम लोग फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। फ्री इकोनॉमी, गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करती, सारे डिसीजंस प्रोड्यूसर और कंज्यूमर यानी कि मार्केट के ऊपर ही छोड़ देती है। और इसको कैपिटलिज्म भी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पूंजीवाद मतलब एक पर्टिकुलर टाइप की कैटेगरी है जो स्पेशली अमेरिका से शुरू हुई थी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसलिए इसको कहते हैं कि सारा जो डिसीजंस हैं वो मनी से सेंटर्ड होते हैं, मनी के ध्यान में रखते हुए ना, मनी के फ्लो को ध्यान में रखते हुए ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं।
रिसोर्सेज आर मोस्टली ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। दो सेक्टर होते हैं किसी भी इकोनॉमी में, दो सेक्टर होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। कैसे? प्राइवेट सेक्टर मीन्स जो प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे कि टाटा, बिरला, रिलायंस, ये सब क्या है इंडिया में प्राइवेट सेक्टर है। और पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और एमएमटीसी और अब कितने के नाम गिना है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जितने, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है। तो ये दो सेक्टर होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि जो मार्केट इकोनॉमी होती है उसमें सारे रिसोर्स का मालिक, ओन्ड बाय मतलब मालिक कौन होता है, वो प्राइवेट सेक्टर होता है। और रिसोर्सेज क्या होते हैं, आपको शॉर्ट में याद कराने के लिए LLCE लिख दिया मैंने। क्या मतलब हुआ? L फॉर लैंड, L फॉर लेबर, C फॉर कैपिटल और E फॉर एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस सच एज प्रोडक्शन, सेलिंग, बाइंग आर गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव। जितने भी डिसीजन हैं मेजरली किस बारे में होती है? प्रोडक्शन के बारे में, कैसे प्रोड्यूस करना है, सेल कैसे करना है, या खरीदना कैसे है। इन सब के बारे में जितने डिसीजंस हैं उनका जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है? अपना भला कैसे हो जाए जी, सेल्फ इंटरेस्ट कैसे हो जाए, सेल्फ इंटरेस्ट कैसे बढ़े, या प्रॉफिट कैसे कैसे ज़्यादा मैक्सिमम हो। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते, मतलब अपने सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारे डिसीजन होते हैं इस तरह की इकोनॉमी में, चाहे वो जो डिसीजन हो वो प्रोडक्शन के बारे में हो, सेलिंग के बारे में हो, या कंजम्पशन के बारे में हो। एक और पॉइंट देखिए, गवर्नमेंट जनरली डज नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमिक डिसीजन टेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। तो गवर्नमेंट इसमें इंटरफेरेंस नहीं करती है, किसमें? मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट इसमें इंटरफेरेंस नहीं करती है। सारे डिसीजन जो प्राइवेट सेक्टर के प्रोड्यूसर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं उन्हीं के हाथ में होते हैं। आपस में वो लोग मार्केट के ऑपरेशंस के हिसाब से आपस में वो एडजस्टमेंट कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि हमें इतना गुड्स इतने दाम पे बेचना है, इतने दाम पे खरीदना है। तो गवर्नमेंट इसमें इंटरफेरेंस नहीं करती है। लास्ट पॉइंट देखिए, मार्केट इकोनॉमी के एग्जाम्पल कंट्रीज कौन कौन से हैं? अमेरिका है ना, US, UK जिसे आप इंग्लैंड भी बोल सकते हैं, है ना, और सिंगापुर, न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड। ये 4-5 कंट्रीज़ के, हमने 5 कंट्रीज़ के नाम बताए आपको जो कि मार्केट इकोनॉमी के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। किसी किसी बुक में मैंने देखा है कि US को वो लोग मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं, पर आप ऐसा ना करें। अमेरिका जो है वो मेजरली कैपिटलिस्ट कंट्री की तरह देखा जाता है, तो आप उसको मार्केट इकोनॉमी के ही उसमें रखें, ना कि उसको आप मिक्स्ड इकोनॉमी में ना डालें, मार्केट इकोनॉमी के अंडर कैटेगरी में ही रखें उसको। ये आपका पॉइंट हो गया मार्केट इकोनॉमी, फर्स्ट पॉइंट जो हमने देखा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में। और अभी हम देख रहे हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट, जो नेक्स्ट वाला टाइप है इकोनॉमी का क्या है? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी और अ कम्युनिस्ट इकोनॉमी। इसका दूसरा नाम क्या है? सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट। और देखिए, ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस सच एज प्रोडक्शन, सेलिंग, बाइंग एक्सेट्रा आर टेकन बाय द गवर्नमेंट और द एजेंसीज ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट। क्या मतलब है इस बात का? क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये सब बातों के डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है। या गवर्नमेंट के जो एजेंसीज हैं जैसे कि डिपार्टमेंट है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी है जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बताएगी कि आपको ऐसे 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 करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बताएगी लोगों को कि आपको ये प्रोड्यूस करना है, ये कंज्यूम करना है, इस तरह से। तो अगर ऐसा वाला सिस्टम है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, द क्रिटिकल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। जो क्रिटिकल पार्ट है ना, जैसे टेक्नोलॉजी है या कोई लाइसेंस है या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसके बिना प्रोडक्शन होना पॉसिबल नहीं है, तो वो उनकी जो मालिक कौन होती है? गवर्नमेंट होती है। वो गवर्नमेंट उनका कंट्रोल अपने पास रखती है, किसमें? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में। और देखते हैं, इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी गवर्नमेंट टेक्स इकोनॉमिक डिसीजंस टू कैरी आउट इट्स ओन प्लान। इस तरह की इकोनॉमी में ना गवर्नमेंट का अपना एक मिशन होता है कि हमें ये करना है, तो वो उसी के हिसाब से सारी चीज़ों के डिसीजन लेते हैं
और अपने लोगों से वैसे ही प्रोडक्शन करवाते हैं और वैसे ही उनसे कंजम्पशन कराते हैं। तो जैसे नॉर्थ कोरिया ने डिसाइड किया कि हमें तो वेपन्स बनाने हैं जी, तो अब नॉर्थ कोरिया ऐसे ही तरह की अपनी पॉलिसीज बनाएगा जिससे उसको टैक्स की आमदनी लोगों से ऐसे हो कि वो वेपन्स खरीद पाए। अब किसी कंट्री को लोगों का भला करना है तो वो ऐसे ही कभी पेंशन स्कीम निकालेगा, कभी सस्ता राशन लोगों को बांटेगा, कभी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप बांटेगा। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी। और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है तो वो मार्केट के ऊपर नहीं छोड़ते, जो गवर्नमेंट करना चाहती है उसको ही, अपनी प्लान को ही वो अपना अंजाम देंगे, कैरी आउट करेंगे और लोगों से वैसा ही सारा ट्रांजेक्शन्स करवाएंगे। ये हम बता रहे हैं आपको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के फीचर्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके एग्जाम्पल कंट्रीज क्या है, ऐसे कौन कौन से कंट्रीज है जिनमें मतलब सारे डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है और सब लोगों से अपने हिसाब से काम करा रही है, वो कैसे कौन कौन सी कंट्री है। जैसे कि रशिया। रशिया जो पहले था वो सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है रशिया लिखने से, क्योंकि आज के टाइम में रशिया इतना सेंट्रली प्लान नहीं है जितना पहले था। तो आप दोनों में से कुछ भी लिखाइए, रशिया लिखिए या सोवियत यूनियन लिखिए, एक ही बात है। आप छोटे अभी बिगिनर्स हैं तो आप इतना ज़्यादा सेंसिटिव टीचर्स आपके लिए नहीं रहेंगे, दोनों में से कोई भी लिखे चलेगा। सेकंड एग्जांपल क्या है, चाइना। चाइना एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कम्युनिज्म है ना, साम्यवाद जिसको कहते हैं हिंदी में, कम्युनिज्म है। तो चाइना में जो प्रोडक्शन होता है, जो कंजम्पशन होता है, सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट बताती है, तानाशाही तरह से है, मतलब जो गवर्नमेंट बताएगी वही लोगों को करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है उनके पास। थर्ड, क्यूबा। फोर्थ, नॉर्थ कोरिया, अभी हमने डिस्कस किया नॉर्थ कोरिया के बारे में। ईरान भी एक ऐसा कंट्री है, लीबिया भी एक ऐसा कंट्री है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और भी होंगे ऐसे, पर ये इतने एग्जांपल काफ़ी हैं, इतने भी याद कर लो तो आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा। 6 आपके पास एग्जांपल्स हैं जो ऐसे कंट्री जहाँ पे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। अब तक हमने इसके 2 पॉइंट पढ़ लिए हैं, है ना, मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब थर्ड वाला रह गया, लास्ट वाला, क्या क्या नाम है उसका। फर्स्ट का नाम था मार्केट इकोनॉमी, उसके और क्या सिनोनिम्स थे एक तरह से, फ्री इकोनॉमी और कैपिटलिज्म। सेकंड क्या था, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इसको और क्या बोलते हैं, कोई सोशलिज्म भी बोल सकते हैं हम लोग, और कहीं कहीं इसको हम लोग कम्युनिज्म भी बोल सकते हैं। और थर्ड वाला पॉइंट का क्या नाम है बताइए, भूल गए, मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इन डिटेल ये हम पढ़ते हैं अभी थर्ड का। इसके जो फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो देख लेते हैं एक बार। इन मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ ऑफ अफोरसेड टाइप को एग्जिस्ट। जो अभी तक हमने पढ़े थे दोनों टाइप, मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इन दोनों के फीचर्स का मिक्सचर होता है इसमें। आगे पढ़ते हैं जी। प्राइवेट सेक्टर हैज़ द फ्री हैंड ओवर इकोनॉमिक डिसीजन। इस वाली इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर के पास होते हैं। प्राइवेट सेक्टर फ्री होता है अपने आप से, अपने हिसाब से काम करने के लिए, लेकिन लेकिन का अब बात ये वाला पॉइंट बताता है। एज एंड व्हेन द गवर्नमेंट सीज एन अनफेयर प्रैक्टिसेस और एडवर्स सिचुएशंस अराइजिंग फॉर पीपल, है ना, जब लगेगा ना अच्छा अब इसका बताऊंगा, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इट इंटरवीन्स, कंट्रोल्स एंड सेफ गार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। क्या मतलब है इस बात का, मिक्स्ड इकोनॉमी में, जैसे इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, बताएंगे अभी आपकी वाली बात भी। इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है और इस इकोनॉमी में ज़्यादातर डिसीजन गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर की तरफ छोड़े हुए हैं कि आप देख लो जी, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर अपने आप मार्केट में डिसाइड कर लो कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कितना बनाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब उनको लगे कि यार अत्याचार हो रहा है, मतलब मार्केट में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि परेशान कर रही हैं, स्पेशली जैसे कैसे होता है, जैसे मान लीजिए प्रोड्यूसर लोग बदमाशी करते हैं ना, प्रोड्यूसर लोग जैसे मतलब आपस में सब मिल गए और सबने मोनोपोली बना ली, अब वो सब लोग मिलके अपने कस्टमर से ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं, अब कस्टमर, अब कंज्यूमर सारे परेशान हैं। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट मार्केट में कूद पड़ेगी, यानी कि अपना इंटरवेंशन गवर्नमेंट का मार्केट के अंदर हो जाएगा। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, इट इंटरवीन्स, यहाँ पे लिखा हुआ ना, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ इस बात को भी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि मार्केट में जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, इसमें लोगों का भला नहीं हो रहा है, तो इट इंटरवीन्स, कंट्रोल्स एंड सेफ गार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, ये लिखा हुआ है, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, जैसे कि सीमेंट कंपनीज है ना, इंडिया में बड़ा एक पॉपुलर एग्जांपल रहा है, आपको शायद सुनने में इंटरेस्टिंग लगे। जैसे सीमेंट कंपनीज कई सारी है इंडिया में, है ना,
वो बिरला सीमेंट आती है, एक अल्ट्राटेक आती है, और एक कोई जंग रोधक सीमेंट भी आती है, नाम भूल रहा हूँ, एओसी आती है, पता नहीं, ऐसे कई सारी ऐसे करके सीमेंट कंपनीज हैं। तो कुछ टाइम तक क्या होता था कि इनमें खूब कंपटीशन था, तो ये लोग कंपटीशन के चक्कर में ना लोगों को सस्ता सीमेंट बेच पाते थे। कंपटीशन था तो मतलब जो सस्ता बेचेगा उसी का बिकेगा, तो सब लोग सस्ता बेचने की कोशिश करते थे। अब इन्होंने क्या किया, सारे सीमेंट कंपनी ने आपस में मिलके, इसको हम बोलते हैं मार्केट कार्टेल, कार्टेलिंग कर ली इन लोगों ने, सब कंपनीज ने मिलकर आपस में मिली भगत कर ली, आप ऐसे आसान भाषा में समझ लीजिए। इन्होंने मिली भगत कर ली और सबने मिलके प्राइस बढ़ा दिए। अब जब सभी कंपनीज ने प्राइस बढ़ा दिए तो कंज्यूमर क्या करेगा, महंगा खरीदना पड़ेगा उसको, है ना। तो ये गलत हो गया, कंपटीशन कम करके और कंज्यूमर को महंगे प्राइस पे चीज़ों को बेचना गलत है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उन्होंने इंटरवेंशन किया और उन्होंने उन सीमेंट कंपनीज को पेनल्टी लगाई। जितना उन्होंने पैसा लगाया था ना, एक्स्ट्रा जो वसूला था कंज्यूमर से एक्सेस प्राइसिंग करके, वो उन्होंने उसके इक्विवेलेंट अमाउंट की पेनल्टी लगाई और उस पेनल्टी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया। उस अमाउंट को, बहुत बड़ा अमाउंट था, मतलब कई हजार करोड़ में वो रुपीज़ में अमाउंट था। तो उस अमाउंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया और उस अमाउंट को पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स में खर्चा कर दिया। मतलब लोगों से जो उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा वसूला था कंपनीज ने, उस पैसे को उन्होंने लोगों के ही वेलफेयर में खर्च कर दिया, गवर्नमेंट ने कर दिया। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में ऐसा होता है, मतलब गवर्नमेंट वैसे तो प्राइवेट सेक्टर को फ्री छोड़ देती है कि आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए, लेकिन जब गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं ये लोग ज्यादती कर रहे हैं लोगों के साथ, तो फिर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती है और मार्केट को ठीक करती है। इसके एग्जाम्पल क्या है ऐसे कंट्रीज के जहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हमारा इंडिया का ही है, हमारे अपने कंट्री का, इंडिया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कनाडा। तीसरा मलेशिया। चौथा वियतनाम। और भी बहुत सारे हैं। अगर आप सही में देखेंगे तो मतलब 195 कंट्रीज में से आ, मुझे लगता है कि 150 से ज़्यादा मिक्स्ड इकोनॉमी है ना। आपके लिए यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, जैसे अरब कंट्रीज है ना, दुबई सुना होगा आपने, है ना, अमीरात सुना होगा, ऐसे ऐसे अलग अलग कंट्रीज है ना ये वाले, तो इन सऊदी अरब सुना होगा। तो ये जो कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज, ये कौन से कैटेगरी में आते हैं? मार्केट इकोनॉमी में आते हैं, या फिर वो सेंट्रली प्लान में आते हैं, या वो मिक्स्ड इकोनॉमी में आती हैं? आप सोच के बताना, कमेंट बॉक्स में बताना। और एक खास पॉइंट इस स्लाइड पे आपके लिए ये वाला अपनी कंट्री के बारे में बात करते हैं, चलिए। इंडिया की इकोनॉमी कैसे है मिक्स्ड इकोनॉमी, जरा ठीक से पढ़ लेते हैं। इंडियाज इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी बिकॉज हेयर प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर बोथ ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इंडिया में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही को एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ साथ मिलकर चलते हैं। कैसे, देखिए, आपने नाम सुना होगा, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे बैंकिंग सेक्टर में आपने नाम सुना होगा ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब क्या है तीनों? ये सब तीनों प्राइवेट बैंक है ना। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये क्या है? ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, यानी कि ये सरकारी बैंक है। तो दोनों ही तरह के बैंक मार्केट में है, आपको जहाँ जाना चाहें आप वहाँ जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो एक तो ये हो गया एग्जांपल। दूसरा, जैसे पेट्रोलियम और डीजल, पेट्रोल आप खरीदते हैं अपनी गाड़ियों के लिए, डीजल खरीदते हैं। जैसे पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए हम जो कहाँ जाते हैं? पेट्रोल पंप। ये पेट्रोल पंप किस किस कंपनी के होते हैं? ज़्यादातर पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल के होते हैं, या भारत पेट्रोलियम, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इसके होते हैं। तो अगर आप ध्यान से और थोड़ा गहराई से देखेंगे तो ये जो तीनों कंपनियां हैं ये सरकारी कंपनियां हैं। इसके बावजूद अडानी है, रिलायंस है, इनके भी पेट्रोल पंप्स होते हैं। ये प्राइवेट कंपनीज हैं। तो एक ही सेक्टर में देखो, प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है, तो दोनों तरह की कंपनीज को एग्जिस्ट कर रही हैं। को एग्जिस्ट का मतलब दोनों कंपनीज आपस में मिलके वो एग्जिस्ट करती हैं, वहाँ पे अपना अपना काम करती हैं। ऑल्सो वी हैव फ्रीडम ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट बोथ इन प्लेस। यहाँ पे इंडिया में दोनों है, प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम भी है, आपको जस्टिस चलाना है आप चलाइए, लेकिन आप ज्यादती करेंगे, आप अनफेयर प्रैक्टिसेस करेंगे। मैं आप ना बहुत सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, ज्यादती मतलब कोई आपको लिखना थोड़ी है। आप क्या लिखेंगे इसको? आप लिखेंगे इसको अनफेयर प्रैक्टिसेस, अनफेयर, और इधर आएंगे तो आप ये रहा प्रैक्टिसेस। तो अगर मार्केट में अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो गवर्नमेंट फिर इंटरफेरेंस करेगी, गवर्नमेंट उसको ठीक करेगी, उन पे पेनल्टी लगाए, उनको जेल भेजे, जो भी करे वो एज पर लॉ, जो भी कानून के हिसाब से चलता है वो करेगी। ये हो गया एक पॉइंट। अब हम आते हैं, अब तक हमने क्या सीखा कि इकोनॉमी तीन तरह की होती है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। आगे बढ़ते हैं।
ऐसा क्यों है कि हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को एक साथ पढ़ते हैं, है ना? अभी हमने इस टॉपिक के अंदर दो टॉपिक पढ़ लिए, क्या? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, दोनों पढ़ लिए ना हमने। तो ऐसा क्यों कि हम इनको एक साथ ही पढ़ रहे हैं? हमने अलग अलग क्लास में इन दोनों को क्यों नहीं स्टडी किया, एक में ही क्यों कर रहे हैं? तो उसका आंसर हम यहाँ पे कर रहे हैं। इट्स बिकॉज वी हैव टू टेक द इकोनॉमिक डिसीजंस, सच एज हमको इकोनॉमिक डिसीजंस लेने होते हैं। कौन से वाले? ये वाले, ये वाले। पहला इकोनॉमिक डिसीजन क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना? अब मैं लिंक कर रहा हूँ दोनों बातों को, देखो आप ध्यान से, है ना? आपको मैं पहले स्लाइड का पूरा एक ग्लिम्स दिखा देता हूँ, फिर वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे हम, ठीक है? देखो, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इन तीनों ही पॉइंट्स में आप देखोगे ना। देखो, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, यहाँ पे भी ऐसे चल रहा है, यहाँ पे भी ऐसे ही चल रहा है। तो इस तरह से पहले को डिस्कस करते हैं हम लोग, व्हाट टू प्रोड्यूस को, क्या प्रोड्यूस करें। ये जो डिसीजन है, ये जो इकोनॉमिक डिसीजन है, ये कैसे कैसे लिया जाएगा देखते हैं। मार्केट इकोनॉमी होगी तो क्या करेगी? ओनली प्रॉफिटेबल गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड। भाई मार्केट इकोनॉमी तो प्रॉफिट के लिए काम करती है ना, प्रॉफिट जिसमें ज्यादा होगा वो प्रोड्यूस करेगी, वरना नहीं करेगी। और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या करेगी? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वो करेगी जो गवर्नमेंट बताएगी, जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि आप ये बनाना है, तो कंपनीज को वही बनाना पड़ेगा, चाहे उसमें प्रॉफिट हो या प्रॉफिट उनको ना हो। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा? मिक्स्ड इकोनॉमी में प्रॉफिटेबल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड नॉन प्रॉफिटेबल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द पब्लिक सेक्टर। कैसे हुआ ये? ये पॉइंट को समझाओ, कितना अच्छा पॉइंट है। देखो, हम कह रहे हैं जिनमें फायदा होता है वो तो प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिया गवर्नमेंट ने, और जिनमें लॉस होता है वो गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया। कैसे? एग्जाम्पल बताओ इसका जी। आपको यहाँ से 50 किलोमीटर दूर किसी दूसरे सिटी में जाना है, आपके पास दो ऑप्शन है तो बहुत सारे, मैं दो को डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। एक तो है कि आप टैक्सी कर लो, ओला कैब, उबर कैब ऐसे चल रहा है आजकल, आप ये सब कर लो। दूसरा क्या है? इंडियन रेलवे की टिकट खरीदो, आप चले जाओ, रेलवे से चले जाओ आप। तो जो ओला कैब है, जो उबर है, ये तो प्रॉफिटेबल है ना। जो टैक्सी वाला टैक्सी चला रहा है वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो ओला और उबर दोनों प्राइवेट सेक्टर में है। और जो इंडियन रेलवे है वो आपको क्या करेगा? मतलब ओला उबर वाला 50 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए शायद आपसे 400 रुपये 300 रुपये ले ले, है ना? और अगर आप रेल से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, तो आपको हो सकता है 50 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको 25 रुपये में हो जाए, 30 रुपये 40 रुपये में हो जाए। कितना सस्ता है। और उसमें लॉस है, गवर्नमेंट को लॉस होता है उसमें ना। 40, इतनी बड़ी रेल, इतने बड़े आप व्हीकल में बैठते हो और आप देते क्या हो? 40 50 या 30 रुपीज़ इतने डिस्टेंस के लिए। और जबकि आप छोटी सी कार में आप 400 रुपये देने के लिए तैयार हो। आपको सर वहाँ पे तो कम लोग बैठते हैं कार में, गाड़ी में तो बहुत लोग, ट्रेन में तो बहुत सारे लोग होते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन इतनी बड़ी ट्रेन को चलाने के लिए खर्चे बहुत होते हैं, है ना? कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है देखो, इतने बड़े सारे ट्रैक्स हैं, पटरियाँ हैं रेल की, और फिर ट्रेन चलती है, इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, और इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, पूरी मिनिस्ट्री है रेलवे की, मतलब एक समझिए आप। तो जो प्रॉफिटेबल चीज़ें हैं वो तो आप, गवर्नमेंट ने क्या किया इंडिया में? प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिया कि आप प्रॉफिट कमा लो जी। और लोगों का भला करने के लिए, जिनके पास पैसे नहीं है 400 300 रुपये देने के लिए टैक्सी सर्विस के लिए, जो सस्ते में काम चलाना चाहते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने ट्रेन चला रखी है, तो आप ट्रेन से जाइए। तो जो जो लॉस मेकिंग वाला फंडा है वो गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है। ओला उबर को कौन मालिक कौन है इनका? इनके लोग प्राइवेट लोग हैं। और इंडियन रेलवे का मालिक कौन है? गवर्नमेंट है। ये हमको आपको बताना चाह रहे थे। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर तीनों टाइप के इकोनॉमीज में अलग अलग ढंग से होता है। अगला पॉइंट देखें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है जी। मार्केट इकोनॉमी में कैसे प्रोड्यूस होगा? जैसे अमेरिका की है ना, यूएस की इकोनॉमी में कैसे प्रोड्यूस होगा? वहाँ पे होगा, ज़्यादा मशीनें लगा लो, लोगों की ज़रूरत नहीं है। क्यों? लोग छुट्टी करेंगे, लोग हड़ताल करेंगे, लोग परेशान करेंगे, यार जितना हो सके मशीनें लगा लो, ऑटोमेटिक, सब काम ऑटोमेटिक कर दो। वहाँ पे ऐसी वाली फिलोसफी होती है, सर सारे काम ऑटोमेटिक कर दो, फटाफट से ज़्यादा खूब सारा प्रोडक्शन हो जाता है मशीनों से, और खूब मतलब वहाँ पे बिकता है इस तरह से। तो मार्केट इकोनॉमी ज़्यादा मशीनें लगाती है और कम मैन पावर का यूज़ करती है। और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या करती है? ज़्यादा लोगों का इस्तेमाल करती है, कम मशीनें लगाती है ना? तो वहाँ पे लगता है कि यार लोगों को अगर हमने एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया, सरकार को क्या लगता है, अगर अगर हमने लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया, लोग फिर अपना गुजारा कैसे करेंगे? तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री को बोलती है कि आप मशीनें लगाओ, पर इतनी भी ना लगा लो कि लोगों का एम्प्लॉयमेंट ही ख़त्म कर दो आप। तो तो गवर्नमेंट वहाँ पर ध्यान रखती है कि लोगों को प्रॉपर रोज़गार मिले, नौकरियाँ मिले, ताकि वो अपना घर चला पाएँ। और मिक्स्ड इकोनॉमी में
इन दोनों का बैलेंस होता है। मिक्स टॉपिक में दोनों ध्यान रखा जाता है कि टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव होती रहे, कंपनियों का जो काम करने के मेथड्स हैं, टूल्स हैं, मशीन्स हैं, वो भी अपग्रेड होते रहे, और साथ में लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिले। ये ऐसा गवर्नमेंट इंश्योर करती है। एग्जाम्पल देखिए, आपने देखा होगा ना कि प्राइवेट सेक्टर में जिस काम को करने के लिए 4 लोग हायर किए जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में उसी काम को करने के लिए 10 लोग हायर किए जाते हैं। तभी तो आप देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो एम्प्लॉय होता है वो खाली बैठा है तो कोई काम का हर्जा नहीं हो रहा, मतलब डिपार्टमेंट चल रहा है। और प्राइवेट सेक्टर में अगर 4 में से 1 बंदा छुट्टी कर गया तो वहाँ मुश्किल हो जाती है, कैसे चलेगा। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट खुद भी देखती है, और वो ये भी देखती है कि प्राइवेट सेक्टर में इतनी सारी मशीन्स ना लग जाए कि एम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम हो जाए वहाँ पर। तो दोनों बातें ही बैलेंस करके चलते हैं ये लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। मार्केट इकोनॉमी यानी कि यूएस के जैसे इकोनॉमी कैसे प्रोड्यूस कर, किसके लिए प्रोड्यूस करती है, रिच बायर के लिए प्रोड्यूस करती है। पुअर के लिए भी करती है, पर वहाँ पुअर चूंकि बहुत थोड़े हैं, कम लोग हैं यहाँ पे जो गरीब हैं, तो उनके लिए कुछ बहुत थोड़ी कंपनियां काम करती हैं। ज़्यादातर कंपनियां किसके लिए काम करती हैं, जिनकी अच्छी पेइंग कैपेसिटी है, जो अच्छा प्राइस दे सकते हैं, उनके लिए वो लोग प्रोड्यूस करते हैं। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में प्रोडक्शन फॉर जनरल पॉपुलेशन इज प्रिफर्ड। गवर्नमेंट वहाँ पे ऐसे इंस्ट्रक्शन इशू करती है प्रोड्यूसर्स को कि वो उन लोगों के लिए ज़्यादा बनाए जो ज़्यादा पॉपुलेशन का पार्ट होते हैं। जैसे ना, जैसे जैसे हमारे इंडिया में मिडिल क्लास का तबका ज़्यादा है, मिडिल क्लास फैमिलीज़ का जो रेशो है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट वही बताएगी कि जिस मिडिल क्लास के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन हो। और मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूसेस फॉर रिच बायर्स, पब्लिक सेक्टर प्रोड्यूसेस फॉर पुअर पीपल। वही एग्जांपल आ गया ओला कैब्स का और इंडियन रेलवेज का, जो मैंने भी आपको बताया। सेम पॉइंट है, रिपीट नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी 3 होती है मेन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। और इसमें एक 4th पॉइंट भी है जो स्मार्ट स्टूडेंट्स जो होंगे वो लिख के आएंगे, क्या, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये तो हो गया सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, 3 पढ़े थे हमने। क्या पढ़े थे 3, मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और तो बताइए मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमने इन दोनों टॉपिक को एक साथ क्यों पढ़ा, इसलिए जो हमने अभी इस स्लाइड में डिस्कस किया। हर एक कंट्री को, हर एक गवर्नमेंट को इकोनॉमिक डिसीजंस लेने होते हैं, इसलिए हम स्टडी करते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, तीनों अलग अलग टाइप की इकोनॉमीज में कैसे डिसीजन लिए जाएंगे, ऐसे ही हाउ टू प्रोड्यूस और ऐसे ही फॉर होम टू प्रोड्यूस। मेरे ख्याल से इस टॉपिक में इतना ही है। थैंक यू, बोलने का समय आ गया। और हमारा अगला टॉपिक होगा, यानी कि टॉपिक नंबर 1.4 होगा, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता है। पहला जो चैप्टर है ना आपके बुक का, वो तो मतलब एकदम से ऐसा चैप्टर है कि इतना अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं इसमें, मतलब क्वेश्चन भर भर के आएंगे इस चैप्टर में से। आप ध्यान से पढ़िए इसको, और अभी जो इसकी एग्ज़ाम सीरीज है इस चैप्टर की, ये भी आप ज़रूर देख लीजिए हमारे चैनल पे, और इसमें आपको बहुत आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। और कोई डाउट्स हैं आपके, कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डालिए। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा, आपको ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। आज की क्लास का कैच पॉइंट क्या है, इसको डिस्क्लोज करने से पहले आज की क्लास का कैच पॉइंट क्या है बताइए। मेरे हिसाब से आज की क्लास का कैच पॉइंट है कि ये जो टॉपिक था, ये टॉपिक इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं था, इकोनॉमी के बारे में था, है ना। अर्थशास्त्र के बारे में नहीं है, अर्थव्यवस्था के बारे में है। ये जो टॉपिक है ये कंज्यूमर का या प्रोड्यूसर का बिहेवियर नहीं, कि उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। ये चैप्टर डिस्कस कर रहा है कि एक कंट्री की इकोनॉमी, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कैसे बिहेव करती है, कैसे डिसीजन लेती है, अलग अलग तरह के, व्हाट टू प्रोड्यूस वगैरह वगैरह, मैंने आपको सारा डिस्कस करा दिया। तो इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ते हुए, 1.3 को पढ़ते हुए आपको ये ध्यान रहे, ये टॉपिक इकोनॉमी के बारे में है, ना कि किसी और चीज़ के बारे में। तो इसके साथ हम इस क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और टॉपिक नंबर 1.4 में आप देखिए, वीडियो आपके सामने आ जाएगी, अभी आ रही होगी शायद, आप क्लिक कीजिए, और अगर आपके पास समय है, टाइम है, तो आप अभी पढ़ लीजिए, बाद में पढ़ना है बाद में पढ़ लीजिए। ये तो फ़ायदा है ऑनलाइन लर्निंग का, आप जब चाहें तब पढ़ें, राइट। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।